हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आज लेकर उपस्थित हुई हूँ। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट 8 है और पिछला हमने 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो यूनिक पब्लिकेशन की बुक से रिलेटेड है। और आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है 46 नंबर का, ये हम साइंस का करवाते हैं और जीके जीएस और हिंदी का करवाते हैं। तो इसमें है साइंस का पहला प्रश्न है, अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग। अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग क्या होगा। पहला ऑप्शन है समान रहेगा, दूसरा ऑप्शन है बढ़ेगा, तीसरा ऑप्शन है घटेगा, चौथा ऑप्शन है आकलन संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि यदि ध्वनि संचरण के विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, घटेगा। ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में रहता है, ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का पहला ऑप्शन है सिंचाई, दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है स्नान करना, चौथा ऑप्शन है औद्योगिक कचरा। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण का कौन सा कारक होगा, तो औद्योगिक जो कचरा होता है इसकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है। जो चमड़ा, लुगदी व कागज़, वस्त्र आज रासायनिक निकले गए अपशिष्ट को नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, उसी वजह से जल प्रदूषण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। कौन सा ऐसा अंग है जो वो कोशिकांग है जो एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियस। तो इसमें से कौन सा है जो एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। और यह क्या है, कोशिकांग। इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। और क्यों कहते हैं आत्महत्या में, व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम क्या हो जाता है, फट जाता है और अपने सभी एंजाइम कोशिका में पाचित कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। किस जीव का प्रयोग, पहला ऑप्शन है अजोला, दूसरा ऑप्शन है स्पाइरोगायरा, तीसरा ऑप्शन है केसिया, चौथा ऑप्शन है ई कॉली। किस जीव का प्रयोग जैविक खाद में किया जाता है। तो अजोला जो है पानी में तैरने वाला एक क्या है, फर्न है। क्या है, एक फर्न है। इसका प्रयोग जैविक खाद व पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक तरफ यह जहाँ धान की उपज बढ़ाती है तो दूसरी तरफ पशुओं के लिए एक पोषक तत्व है जिससे 25 से 30% प्रोटीन पाया जाता है। कितने, 25 से 30% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए अजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन विशिष्ट है। पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, दूसरा ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, तीसरा टेरिडोफाइट, चौथा एंजियोस्पर्म। तो दोहरा निषेचन विशिष्टता है किसमें होता है, तो विशिष्ट लक्षण एंजियोस्पर्म का है। किसका है, एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन होता है और जिसके परिणाम दो संरचनाएं युग्मज और भ्रूणपोष बनते हैं। कौन, युग्मनज और भ्रूणपोष बनते हैं। इन पुष्पी पादुकों के बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में क्या होते हैं, फल का निर्माण कर लेते हैं। क्या करते हैं, फल का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या, चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या जो होती है वो क्या होती है, तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। अर्थात परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की एकल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं और परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, स्वतंत्र होता है। पहला ऑप्शन है वस्तु की ऊंचाई से, दूसरा ऑप्शन है वस्तु के अक्षांश से, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी की सतह से गहराई पर, चौथा ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान से। तो किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कब स्वतंत्र होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
कि किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान उसके द्रव्यमान से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्या होता है, द्रव्यमान से जी, यानी जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जी का मान गुरुत्वीय नियतांक जी पृथ्वी के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय की त्रिज्या आर पर निर्भर करता है। जी का मान जो है गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान कैपिटल एम पर निर्भर करता है और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या आर पर निर्भर करता है और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के हमने 10th से ही पढ़ा है कि 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा है आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्ण सम्मुखा दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा। ये कह रहा है कि एक हॉल है, एक ऐसे हॉल है और इसका क्या है, 8 मीटर लंबा, ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर लंबा है और कह रहा है कि चींटी का विस्थापन यहाँ से यहाँ जाए तो यानी कि इसको यहाँ इतना निकालना है चींटी का विस्थापन। तो ये कर्ण के नियम के अनुसार यानी कि इसको जोड़ 8 8 64 और 6 36 कितना हो जाएगा, 36 और 64 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो पृथ्वी चींटी के विस्थापन कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी। मेंडलिन के जो समय था उसमें ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन है 63, दूसरा ऑप्शन है 65, तीसरा ऑप्शन है 62, चौथा ऑप्शन है 64। तो मेंडलीव जो है वो रूसी वैज्ञानिक था, रूसी रासायनिक था और कुल तत्वों की संख्या उस समय कितनी थी, 63 ज्ञात हुई थी। उस समय अक्रिय गैस का आविष्कार नहीं हो पाया था। उन्होंने बहुत सारे अज्ञात तत्वों के लिए अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्या किए थे, छोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है प्लग कुंजी, दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर, चौथा है आमीटर। तो विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने को के यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। और विद्युत परिपथ की धारा मापने की इकाई क्या कहलाती है, एमीटर। विद्युत धारा मापने की इकाई क्या कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, एमीटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। पहला ऑप्शन है मिट्टी द्रव गैस, दूसरा ऑप्शन है ठोस द्रव गैस, तीसरा मिट्टी गैस बर्फ, चौथा ऑप्शन है ठोस बर्फ गैस। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, ठोस द्रव गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकर संक्रमण का अनुपात है। F2 पीढ़ी में, तो F2 पीढ़ी में क्या होता है, लक्षण एक संकर का अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। कितना होता है, 3:1 होता है। 3 लंबा और 1 बौना होता है। 3 लंबा होगा, 1 बौना है। जैसे ऐसे है ये लंबा हुआ, ये छोटा हुआ और जब लंबे बौने से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, F2 पीढ़ी में क्या होगा, TT, एक T, फिर TT स्मॉल t, फिर ये TT और यहाँ पे हो जाएगा दोनों स्मॉल टी। तो यानी कि यहाँ भी कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी, यहाँ भी 3 होंगे बड़े और 1 हो जाएगा बौना, इसलिए 3:1 अनुपात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ तथा खंबात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं। पहला ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, चौथा इनमें से कोई नहीं। कच्छ तथा खंबात की खाड़ी में किस प्रकार की होगी, तो ज्वारीय ऊर्जा होगी। कैसी ऊर्जा होगी, ज्वारीय ऊर्जा का विकास की संभावनाएं हैं। ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है जो समुद्र ज्वार और धाराओं से प्राकृतिक उत्थान और पतन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरनकाइमा किसके द्वारा पौधे के लिए सहायक होती हैं। पहला ऑप्शन है पौधे की आंतरिक शक्ति देना, दूसरा ऑप्शन है पौधों को लचीलापन देना, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देना, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन प्रदान करना। तो पैरेन्काइमा के बीच पाए जाने पादप का एक अस्थायी ऊतक है। किसका, पैरेन्काइमा के बीच, जो पौधे के हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन के
करने के लिए सहायक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी एरेनकाइमा जल में पाए जाने वाले पौधों को तैरने के लिए सहायक होते हैं। एरेनकाइमा जो होता है जल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनको तैरने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है? पारा का अयस्क Hg, पारा Hg है। इसका पहला ऑप्शन है सीनेबार, दूसरा ऑप्शन है शोल्डर, तीसरा ऑप्शन है ब्रॉस, चौथा ऑप्शन है अमलगम। तो पारा जो है इसका क्या होता है? परमाणु संख्या कितना है? 80 है। और इसका जो अयस्क है वो क्या कहलाता है? सीनेबार कहलाता है। क्या कहलाता है? सीनेबार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है। पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है इनमें से सभी, तीसरा ऑप्शन है पोषण, चौथा है जनन। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम श्वसन, पोषण, जनन कौन आ जाएंगे? एक जैव तीनों आ जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व से बनी होती है? विद्युत जो हीटर होता है उसमें तार की जो कुंडली होती है किस तत्व से बना होता है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा नाइक्रोम, तीसरा तांबा, चौथा प्लेटिनम। तो किस तत्व का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, क्योंकि यह प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और साथ ही इसका गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है, इसलिए जब बहुत ज़्यादा हीट होने पर यह गलता नहीं है। कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार के विचार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। भार के विचार से तो हाइड्रोजन का कितना भार होगा? 1 होगा। और हाइड्रोजन का 1 होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 होगा। तो 16 का जब हाइड्रोजन 2 हुआ, हाइड्रोजन 2 अणु है तो 2 और ऑक्सीजन का 1 है तो 16। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1:8 में आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1:8 डी। पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे कहते हैं पोषण। पहला ऑप्शन है मांसाहारी, दूसरा परजीविता, तीसरा मृतजीवी, चौथा होलोजोइक। पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे क्या कहेंगे? उसे होलोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। एक जीव अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपने शरीर में भोजन के रूप में लेता है और एंजाइम की मदद से ग्रहण किए गए भोजन को पचा रहता है, फिर जीव को शरीर की कोशिकाओं में अवशोषित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। आगे देखते हैं जीके जीएस। पहला है, आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का प्रतिशत। कितना प्रतिशत? बिजली का कितना प्रतिशत जल शक्ति योगदान करती है? पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 22, चौथा 75। तो कितना करती है? तो 22% जो है वो जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है, और जबकि लगभग 60% बिजली उत्पादन कोयले से होता है। 60% किससे होता है? कोयले से होता है, और लेकिन 22% जो है जल विद्युत शक्ति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? पहला ऑप्शन है फ्रांस में, दूसरा रूस में, तीसरा जापान में, चौथा अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना जो है सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में हुई थी। भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और प्रत्येक नागरिक को अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने और उस पर प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? पहला ऑप्शन है वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है आरक्षित वन क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है पक्षी अभ्यारण्य। तो दची ग्राम हमने बहुत बार सुना है। ये दची ग्राम एक क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ कश्मीरी बारहसिंगा पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मतगणना का कार्य कौन करता है? मतगणना का पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है चुनाव आयोग। तो मतगणना का जो कार्य है वो चुनाव आयोग करेगा, ना कि राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति करेंगे। जो भारत में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतियों के चुनाव से संबंधित सभी कार्य को संचालित करता है चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 1975 में, दूसरा ऑप्शन है 1972 में, तीसरा ऑप्शन है 1974 में, चौथा ऑप्शन है 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? 1973 में हुआ था, जिसका उद्देश्य देश में बाघों की आबादी में वृद्धि करना था। बाघ जो विलुप्त हो जा रहे थे उनकी आबादी को बढ़ाना इसका मेन फोकस था प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1902 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है 1905, चौथा 1907 में। तो जो रूस और जापान का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर सी होगा। इस युद्ध में जापान विजयी हुआ था, जिसके फलस्वरूप जापान ने मंचूरिया तथा कोरिया पर अधिकार कर लिया था। कौन विजयी हुआ था? जापान विजयी हुआ था और उसके बाद जापान ने मंचूरिया और कोरिया पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? किस वर्ष ब्रिटेन में? पहला ऑप्शन है 1906 में, दूसरा ऑप्शन है 1931 में, तीसरा ऑप्शन है 1911 में, चौथा ऑप्शन है 1928 में। तो ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की मान्यता मिली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1928 में मताधिकार का मान्यता मिली। 1928 के पहले वयस्क मताधिकार केवल पुरुषों के पास था, लेकिन 1928 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1928 के तहत वहाँ की महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती को छोड़ दी जाती है के रूप में जानी जाती है। पहला ऑप्शन है चराई, दूसरा ऑप्शन है परती भूमि, चौथा कृषि योग्य बंजर भूमि, चौथा बंजर भूमि। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के लिए छोड़ दी जाती है उसे क्या कहते हैं? कृषि योग्य बंजर भूमि। उसे क्या कहेंगे? कृषि योग्य बंजर भूमि कहेंगे। जो पिछले 5 वर्षों तक या उससे अधिक वर्षों तक परती रहता है उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, दूसरा ऑप्शन है जलीय कृषि, तीसरा ऑप्शन है रेशम उत्पादन, चौथा मछली उत्पादन। तो रेशम के धागे के लिए उत्पादन रेशम कीड़ों का पालन क्या कहलाएगा? रेशम उत्पादन क्या कहलाएगा? रेशम उत्पादन कहलाएगा। मधुमक्खी पालन के लिए निकालने के लिए मधुमक्खी पाला जाता है तो मधुमक्खी पालन कहेंगे। नेक्स्ट है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है बलुई मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है रेगुर मिट्टी, चौथा ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है। क्या नाम है? रेगुर मिट्टी। या कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। यह मिट्टियाँ दक्कन के पठार के अधिकांश भाग पर पाई जाती है। इसमें क्या आ जाएंगे? महाराष्ट्र आ जाएंगे, गुजरात आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश आ जाएंगे, तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है जमशेद टाटा ने, दूसरा ऑप्शन है धीरू भाई ने, तीसरा ऑप्शन है बिरला ने, चौथा ऑप्शन है भीमा शाह ने। तो टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी और जमशेद जी टाटा ने किया था। कहाँ? जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में की थी। यह भारत का सबसे पुराना लौह और इस्पात उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है नारायणी, दूसरा घाघरा, तीसरा कर्नाली, चौथा कोसी। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्नाली नदी। कर्नाली नदी जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई गहरी घाटियों के माध्यम से भारतीय राज्य यूपी में प्रवेश कर गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? पहला ऑप्शन है 25 दिसंबर 1899, दूसरा ऑप्शन है 24 दिसंबर 1889, तीसरा ऑप्शन है 8 जनवरी 1900, चौथा ऑप्शन है 25 दिसंबर 1900।
तो बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर 1889 ईस्वी में। 24 दिसंबर 1889 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों पर हमला कर दिया, क्योंकि मिशनरियों ने उनकी पारंपरिक संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। और 1899 से लेकर 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर, और ये छोटा नागपुर कहाँ पर है? झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इस विद्रोह को मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में पहला ऑप्शन है सम्भ्रांत वर्ग, दूसरा ऑप्शन है न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है जनता, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो लोक का मतलब लोग, तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो जनता करती है। कौन करता है? जनता करता है, जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? पहला ऑप्शन है महानदी तट पर, दूसरा हुगली नदी तट पर, तीसरा ब्रह्मपुत्र तट पर, चौथा कोसी तट पर। तो जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल के हुगली नदी तट पर मिलते हैं। वहाँ पे हुगली नदी तट पर पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया था? भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार, पहला ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 31वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 46वां संविधान संशोधन, चौथा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन। तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग कब हुआ था? तो ये हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हुआ था, किंतु इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? पहला ऑप्शन है 1991 में, दूसरा ऑप्शन है 1989 में, तीसरा ऑप्शन है 1983 में, चौथा ऑप्शन है 1997 में। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा तो कब की गई थी? 1991 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट से बचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? पहला ऑप्शन है गोखुर झील है, दूसरा ऑप्शन है लेगुन झील है, तीसरा ऑप्शन है क्रेटर झील है, चौथा ऑप्शन है हिमानी झील है। तो स्थित लोनार जो झील है किस प्रकार की झील है? तो यह एक क्रेटर झील है। कैसी झील है? क्रेटर झील है, और भारतीय राज्य महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। यह झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के बुलढाना में, बुलढाना जिले में स्थित है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। प्लीस्टोसीन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था, तो जो 1.85 किलोमीटर के व्यास और 500 फीट की गहराई के साथ बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यूसेप मैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में? पहला ऑप्शन है वियना, दूसरा ऑप्शन है बर्न, तीसरा ऑप्शन है ब्रुसेल्स, चौथा मार्सिले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यंग यूरोप नामक समाज था उसमें उसकी स्थापना 1833 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1833 ईस्वी में, और बर्न में की। किसने? कहाँ पे? बर्न में की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और इनके प्रयासों से इटली स्वतंत्र और एकीकृत हो गया था। इनके ही प्रयासों से इटली क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? रंग भेद काला गोरा रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? पहला ऑप्शन है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, तीसरा ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, चौथा मार्टिन लूथर किंग। तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अमेरिका का गांधी कहा जाता है। उन्हें इस अहिंसात्मक आंदोलन के लिए उन्हें 1964 ईस्वी में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य हिंदी के प्रश्न आ गए। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें शुद्ध वाक्य छांटना है। पहला, भाई बहन जा रही हैं। दूसरा है बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे। तीसरा ऑप्शन है
अपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। चौथा ऑप्शन है सीता ने झूठ कही थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी को दंड नहीं मिल, क्योंकि भाई बहन जा रहे हैं, रहे होना चाहिए। बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे। बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे। तो यहाँ आए थे, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। सीता ने झूठ कही थी। सीता ने झूठ, तो यहाँ ने है तो सीता झूठ कही थी, यहाँ ने नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रूपक अलंकार है। रूपक इसमें से किस में रूपक अलंकार है? पहला ऑप्शन है माया दीपक नर पतंग। दूसरा विमल वाणी ने बीड़ा ली। तीसरा है सीता का मुख मनो चंद्रमा। चौथा है काली घटा का घमंड घटा। तो रूपक अलंकार इसमें कौन सा है? वाक्य में दो व्यक्ति वस्तु के बीच जब प्रत्यक्ष तुलना की जाए और जहाँ उपमान और उपमेय के बीच अंतर का पता ना चले तो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। यहाँ है माया दीपक नर पतंग। तो माया दीपक में कौन सा अलंकार होगा? इसमें रूपक अलंकार होगा, क्योंकि माया को दीपक एवं नर मनुष्य को पतंग बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध छांटना यानी कि गलत छांटना है। पहला ऑप्शन है यह पुस्तक आपको कहाँ मिली। यह पुस्तक आपको कहाँ मिली। दूसरा है प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान से चलो। तो ये भी सही है, ये भी सही है, धीरे धीरे ध्यान से चलो। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है गया में कई दर्शनीय स्थल हैं। गया में कई दर्शनीय स्थल हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी ही वाला था, जो कट गया है वो गलत था और ये तीनों तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद, पहला ऑप्शन है पीताम्बर। दूसरा ऑप्शन है पी प्लस तांबर। तीसरा ऑप्शन है पीताम्बर प्लस रा। चौथा पीत धन अंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीत धन अंबर, पीताम्बर। पीताम्बर इसमें कौन सा संधि हुआ है? दीर्घ संधि हुआ है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है। पहला ऑप्शन है शक्ति। दूसरा इनमें से कोई नहीं। तीसरा समास। चौथा स्वर। शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है तो शब्द शक्ति होता है। क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। यह दीर्घ यह 3 प्रकार का होता है। शब्द शक्ति जो है 3 प्रकार के, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं। उपेक्त रेखांकित शब्द है क्या है? धीरे धीरे। पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण। दूसरा विशेषण। चौथा कर्म। तीसरा कर्म। चौथा संज्ञा। तो धीरे धीरे यानी कि ये किस पे जोर दे रहा है? क्रिया पे जोर दे रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? पहला ऑप्शन है समता। दूसरा ऑप्शन है समाधि। तीसरा ऑप्शन है प्रसाद। चौथा सभी। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? काव्य गुण कौन से होते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संख्या कितनी है? काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 10 है। काव्य गुणों की संख्या 10 है, जिसमें क्या आ जाएंगे? प्रसाद आ जाएगा, समाधि आ जाएगा और माधुर्य, ओज, पद, सकुमार, अर्थ, व्यक्ति, समता, उदारता तथा क्रांति है और श्लेष में है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी तीनों आएंगे। और कितने काव्य गुणों की संख्या है? 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़के गेंद खेल रहे हैं किस वाक्य का उदाहरण है? लड़के गेंद खेल रहे हैं। पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन है मिश्र वाक्य। तीसरा सरल वाक्य। चौथा संयुक्त वाक्य। तो लड़के गेंद खेल रहे हैं तो इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य है। इसमें कर्म है, कर्ता है, तो इसलिए इसका राइट क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूले हैं कुमुद फूली माली मालती सघन वन फूली रहे तारे मानो मोती अग्निन अनगिन है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फूले है कुमुद फूली मालती सघन वन फूली रहे तारे मनो मोती अनगिनन है इस पंक्ति में।
तो क्या है, मानो है, मनो, यहाँ मनो आ गया तो मनो, मनहु, जानो, जनहु, जहाँ पे भी बन होता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार के कितने भेद हैं, तो अलंकार के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन सा, शब्दालंकार, अर्थालंकार और भावालंकार। अलंकार के कितने भेद हैं, 3 अलंकार। मुख्यार्थ और लक्षार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और अम्लीयता किस अर्थ में रहती है, पहला ऑप्शन है लक्षणा, दूसरा छंद, तीसरा अभिधा, चौथा व्यंग्य। तो मुख्यार्थ और लक्षार्थ, तो मुख्यार्थ में क्या होता है और लक्षार्थ में क्या होता है, तीनों अमिधा मुख्यार्थ को प्रदर्शित करता है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की, अमिधा मुख्यार्थ, लक्षणा लक्षार्थ को तथा व्यंजना व्यंग्यार्थ भाव को प्रकट, जो प्रथम दोनों से अधिक सूक्ष्म तथा रमणीय होते हैं। अतः इसका आंसर क्या हो जाए, व्यंग। मुख्यार्थ और लक्षार्थ के अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता, तो व्यंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा से रोया नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य, रामा से रोया नहीं जाता। पहला ऑप्शन है कर्मवाच्य, दूसरा कर्तवाच्य, तीसरा भाववाच्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाच्य। रामा से रोया नहीं जाता, भाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी कलकल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन पदबंध है, तो इस बहती चली जा रही थी किस पे जोर दे रहा है, क्रिया पे जोर दे रहा है। पहला ऑप्शन है क्रिया बंधबंध, दूसरा है क्रिया विशेषण पदबंध, तीसरा है इनमें से कोई नहीं, चौथा सर्वनाम पदबंध। तो बहती चली जा रही थी क्रिया के साथ जुड़ा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्रिया पदबंध। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ है, पहला ऑप्शन है जूता साफ करना, दूसरा ऑप्शन है स्वाभिमानी बनना, तीसरा ऑप्शन है चापलूसी करना, चौथा जूते से मारना। जूते चाटना, जूते चाटने का मतलब क्या होगा, चापलूसी करना, किसी की चापलूसी करना, हाँ में हाँ मिलाना, तो क्या होगा, जूते चाटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो पहला ऑप्शन है रौद्र, दूसरा विस्मय, तीसरा जुगुस्सा या घृणा, चौथा भय। तो इसका क्या भीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा, इसका होगा घृणा। भीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, और भीभत्स का घृणा होगा, भयानक रस का भय होगा, अद्भुत रस का आश्चर्य होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा घृणा। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा, चरण कमल बंदो हरिराई में, ये 9-10 से पढ़ते चले आ जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा रूपक, तीसरा अतिशयोक्ति, चौथा श्लेष। चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण, इस पंक्ति में प्रत्येक चरण को कमल बताया गया, चरण को क्या बताया गया है, कमल को बताया गया है, यानी कि इसका रूपक अलंकार होगा। इसमें कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, मगध में पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ये है, तो मगध में कितने लघु और गुरु होते हैं, तो त्रिगुण होते हैं। कौन होते हैं, मगध ऐसे गण हैं जहाँ तीनों गुरु वर्ण होते हैं, जिसे त्रिगुण कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यहाँ ए भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी को खूब नाको चने चबवाएं, इसमें नाको चने चबवाए का मतलब क्या होगा, मार देना, दूसरा भगाना, तीसरा बहुत चना खिलाना, बहुत परेशान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमल नयनों से पत्थर बरसने लगे, रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पहला यमक, दूसरा रूपक, तीसरा श्लेष में, चौथा विरोधाभास। कोमल नयनों से पत्थर बरसने लगे, कोमल जो नयन था उसमें से पत्थर बरसने लगे, रोज मिलने से मन तरसने लगे, तो इसमें क्या हो जा रहा है, विरोध हो रहा है, यानी कि कोमल नयन से पत्थर, पानी बरसना चाहिए तो क्या हो रहा है, पत्थर, और रोज मिलने प्यार बनाए चाहिए तो यह मन तरसना, यानी कि विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगड़, तगड़, जगड़, रगड़ के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, तो उन्हें कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं, पहला ऑप्शन है वसंत तिलका, दूसरा ऑप्शन है वंशत, तीसरा मंदाक्रांता, चौथा है मालिनी। तो इस कितने 12 वर्ण होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे,
वसंत तिलका कहते हैं। क्या कहते हैं? वसंत तिलका जो है वर्णिक छंद, प्रत्येक चरण में 14 वर्ष, छंद में 12 वर्ण होते हैं। वसंत जो तिलका में है उसमें कितना होंगे? 14 होंगे। और वसंत में कितने होंगे? 12, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं? समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कौन सा? अनुप्रास अलंकार कहते हैं, वर्णों की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन चाकू से सेब काट रहा है। वाक्य में चाकू से किस कर्ता ने कर्म को करण से यहाँ चाकू क्या हो रहा है? साधन है, तो इसलिए इसका राइट क्या हो जाएगा? करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो समास विशेषण विशेष रूप में उपमान से मिलकर बनते हैं वह समास कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु, चौथा अव्ययी भाव। तो वह समास कर्मधारय होता है, जो भी उप में उपमान से मिलकर और विशेषण विशेष से मिलकर हो तो कर्मधारय समास होता है। लास्ट क्वेश्चन है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? इसमें महान में विशेषण और विशेष का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। ये थे हमारे 8वां प्रैक्टिस सेट डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।